कहानी की शुरुआत में हम कपल को देखते हैं जिनमें से हस्बैंड का नाम था मैक और वाइफ का नाम था रिचर्ड, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर वह लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई अच्छी जगह पर जा रहे थे। इसी बीच वह दोनों देखते हैं कि आगे रास्ता बंद है, इसलिए मैक गाड़ी को घुमाकर जंगल से होकर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में टूटी हुई नाव को देखकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है, जिससे उन दोनों को तो कुछ भी नहीं होता, पर उनकी कार पूरी तरीके से खराब हो जाती है, जिस वजह से वह दोनों फैसला करते हैं कि वह तो पैदल ही मदद लाने के लिए आगे जाएंगे। इसलिए जंगल के रास्ते से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर ब्रिजेट प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से मैक एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से फ़ोन के सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर उसे सिग्नल तो नहीं मिलता, पर थोड़ी दूरी पर उसे एक फार्म नज़र आता है। इसलिए रिचर्ड को लेकर उस फार्म की तरफ जाने लगता है ताकि उसे वहाँ से कुछ मदद मिल सके। काफ़ी दूर जाने के बाद जब वो दोनों फार्म के पास पहुँचते हैं, तब वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ था कि वह जगह एक प्राइवेट जगह है और यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अब इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद भी मैक रिचर्ड को लेकर उसके अंदर जाता है, क्योंकि रिचर्ड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। थोड़ी देर में बॉब नाम का एक आदमी कार लेकर वहां पर आ जाता है और वह मैक के साथ काफ़ी बदतमीजी से बात करने लगता है। लेकिन जब रिचर्ड को प्रेग्नेंट हालत में देखता है, तभी उसके साथ काफ़ी लाइटली बात करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह लड़का है या लड़की, जिसके जवाब में रिचर्ड उससे कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह लड़का है। अब उस आदमी के इस बदलते बिहेवियर से मैक को काफ़ी अजीब लगता है, पर मजबूरी के चलते वह रिचर्ड को लेकर उस आदमी के साथ उसके घर जाने लगता है। रास्ते से होकर जब वह लोग जा रहे थे, तभी रिचर्ड एक लड़की को देख पाती है। लेकिन जब वह मैक को इसके बारे में बताती है, तभी मैक देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और इसके बाद वह लोग बॉब के घर पहुंचते हैं, जहां पर बॉब की बीवी एग्नेस और उसके दो बेटे लीव और डेविड उन दोनों का काफ़ी अच्छे तरीके से अपने घर में स्वागत करते हैं। एग्नेस मैक और रिचर्ड को लेकर घर के अंदर जाती है और उन्हें अपना कमरा दिखाकर कहती है कि कल सुबह तक मदद आ जाएगी, जिसके बाद वह लंच रेडी करने के लिए वहां से चली जाती है। इधर उसके जाते ही रिचर्ड मैक से कहती है कि इस फैमिली का बिहेवियर काफ़ी अजीब है। लीव का डेविड को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वह दोनों सगे भाई हैं। दूसरी तरफ हम एग्नेस को देखते हैं, जो कि दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जब वह लोग लंच कर रहे होते हैं, तभी एग्नेस उन दोनों के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि लीव और डेविड उनका सका बेटा है। तभी रिचर्ड वहाँ पर एक फ़ोटो में उस लड़की को देख पाती है जिसको उसने रास्ते में देखा था। इसलिए रिचर्ड एग्नेस से उसके बारे में बात करती है, जिसके जवाब में एग्नेस कहती है कि वह उसकी अडॉप्टेड बेटी फायस है, जो कि गूंगी है, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ बहुत टॉर्चर किया था और इसलिए उन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। रात में जब रिचर्ड मैक के साथ सो रही थी, तभी उसे एक भयानक सपना आता है और वह जाग जाती है। वह मैक को बताती है कि उसने सपने में फायज के चेहरे को देखा, और जब वो मैक को इसके बारे में बता रही थी, तभी उसे याद आ जाता है कि उसने कई दिनों पहले फायज के लापता होने की खबर एक न्यूज़पेपर में देखी थी, जिससे उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि फायज उनकी अडॉप्टेड बेटी नहीं है और ज़रूर उन्होंने ही फायज के साथ कुछ बुरा किया होगा। इसके बाद वह दोनों काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब वह लोग जब घर से निकलकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर बॉब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉब उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन वह लोग जब घर से बाहर पहुँचते हैं,
तभी लीव और डेविड गन लेकर उन पर हमला कर देते हैं और वह लोग मैक को मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो लोग रिचल को भी नहीं छोड़ते और उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। रिचल जब होश में आती है तो वह अपने आप को एक बिस्तर में बंधा हुआ पाती है और तभी उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें एग्नेस उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे खाने में एक दवाई मिला दी थी जिससे तुम्हारे वक्त से पहले ही डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली को रिचल के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह लोग रिचल के बच्चे को चाहते हैं और इसलिए वह लोग रिचल को भी पकड़ कर रखते हैं। दरअसल ये एक पागल फैमिली है और यह लोग बच्चे के लिए ऐसे ही प्रेग्नेंट औरतों को पकड़कर उनके पास से बच्चे को छीन लेते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि डेविड और ली भी उनका सगा बेटा नहीं है और उन दोनों को भी उन लोगों ने ऐसे ही उसकी माँ से छीन लिया था। पर वह दोनों अभी बॉब और एग्नेस की हर बात मानते हैं। इधर वह दोनों जब मैक की बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे तभी उन्हें मैक का कपड़ा अच्छा लगता है और वह लोग उसके कपड़े को उतार लेते हैं। इसके बाद वह लोग मैक को एक कॉफिन के अंदर डालकर उसके अंदर 1 लीटर को छोड़कर उसे मिट्टी के नीचे दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जो कि एक लड़की को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को देखते ही बॉब उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि रिचल ने उसे बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है वह एक लड़का है। खैर अब एग्नेस उस बच्चे को अपने पास रख लेती है, जिस वजह से अपने बच्चे से दूर होकर रिचल को काफ़ी बुरा लगता है और वहाँ से फ्री होने की कोशिश करती है। जिसके बाद काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद वह फाइनली अपने आप को वहाँ से फ्री कर लेती है और इसके बाद वह एग्नेस के ऊपर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर बॉब और उसके 2 बेटे आकर रिचल को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वह लोग रिचल को बाहर साइड में ले जाकर बांध देते हैं क्योंकि अब उन्हें रिचल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी और वह लोग बस रिचल को उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ही जिंदा रखते थे। इसलिए जब भी उस बच्चे को भूख लगती थी वह लोग रिचल के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उस बच्चे को दूध पिलाते थे। साथ ही साथ वह लोग रिचल को एक जंजीर से बांध कर रखे हुए थे और कुछ ही समय पहले ही रिचल ने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए धीरे धीरे कमज़ोर होकर वहीं पर ही बेहोश हो जाती थी। दूसरी तरफ हम मैक को देखते हैं जो कि होश में आता है और वह देखता है कि वह काफिन के अंदर बंद है जो कि मिट्टी के काफ़ी नीचे गड़ा हुआ है। काफ़ी देर तक वह उस कॉफिन से निकलने की कोशिश करता है और सुबह होते होते वह किसी तरीके से उस कॉफिन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह उसी हालत में बिना कपड़ों में जंगल में भागने लगता है और तभी उसे कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वह उस आवाज़ को फॉलो करके उनके पास पहुंच जाता है। वह लोग 2 आदमी थे जो कि उस जंगल में घूमने के लिए आए थे। इधर मैक जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तभी वह लोग सोचते हैं कि मैक शायद पागल है, इसलिए वो लोग मैक की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, जिस वजह से मैक को उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वह दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें एक पेड़ में बांध देता है। इसके बाद में उनमें से एक आदमी के कपड़े को पहनकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह उन्हें एक चाकू देकर जाता है ताकि वह लोग वहां से फ्री हो सकें। इधर रिचल जब होश में आती है तभी अपने सामने फाइज को देख पाती है और वह उससे मदद मांगती है, लेकिन फिर से उसकी मदद किए बिना ही वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लीव और डेविड रिचल के पास आते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक भी वहां पर आ चुका था और वहां पर पहुंचकर फाइज को देखता है जो कि मैक को देखकर उसे सेट की तरफ इशारा करती है,
जिससे मैक समझ जाता है कि रिचल सेट के अंदर है, जिस वजह से मैक उस सेट के अंदर जाकर लीव और डेविड के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मार डालता है। इसके बाद वह रिचल को वहां से फ्री करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बॉब भी गन लेकर आ जाता है और वह अपने दोनों बेटों को मरा हुआ देखकर बौखला जाता है। इसी दौरान वह मैक के ऊपर गन से शूट कर देता है। यहाँ पर मैक रिचल को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन रिचल मैक को इस हालत में छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से बॉब रिचल को भी मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रिचल जब होश में आती है तभी अपने सामने फाइज को देखती है, जो कि जंजीर से बंधी हुई थी और अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही थी। रिचल उससे मदद मांगती है और वह दोनों किसी तरीके से उस दीवार को तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब रिचल घर के अंदर जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम बॉब और एग्नेस को देखते हैं, जो कि अपने मरे हुए बेटे को दफन कर रहे थे। यहाँ पर एग्नेस काफ़ी दुखी थी, इसलिए घर जाने से इनकार कर देती है और बॉब अकेले ही घर वापस आने लगता है। इधर घर के अंदर रिचल अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग रही थी, तभी वहाँ पर बॉब आकर रिचल के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। रिचल उससे कहती है कि मैं बस अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए यहाँ पर आई हूँ और दूध पिलाकर यहाँ से चली जाऊँगी। जिसके बाद बॉब अपनी गन को नीचे रख देता है और तभी रिचल उसके ऊपर एक चाकू से हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। अब रिचल बॉब के फ़ोन को लेकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वह पुलिस को यह नहीं बता पाती है कि वह अभी कहाँ पर है, क्योंकि उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ एग्नेस भी घर पर वापस आ गई थी और वह सेट के दरवाजे को खुला देखकर समझ जाती है कि रिचल ज़रूर घर के अंदर ही होगी, इसलिए वह गन को लेकर घर के अंदर जाने के बजाय घर के चारों तरफ घूमने लगती है। इधर रिचल फाइज और अपनी बेटी को लेकर उस घर से निकल जाती है और बॉब की कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि एग्नेस ने उस कार को खराब कर दिया है। इसलिए वह घर से निकलकर एग्नेस को मारने के लिए जाती है, लेकिन क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसकी गोली निशाने से चूक जाती है और उधर एग्नेस उसके पैर में गोली मारकर उसे घायल कर देती है। इसके बाद एग्नेस जब उसके पास जाती है तभी हम देखते हैं कि घायल होने के बावजूद रिचल एग्नेस के ऊपर हमला करती है और उसके सर को पटक कर उसे जान से मार डालती है। अब उसके मर जाने के बाद वह अपनी बेटी और फाइज को लेकर जंगल से होकर जाने लगती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसे एक भी कदम चला नहीं जा रहा था, इसलिए वहीं पर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है और वह लोग रिचल को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब वह लोग जब रिचल की ट्रीटमेंट कर रहे थे तभी रिचल देखती है कि वहाँ पर एग्नेस भी आ गई थी, जो कि अभी तक मरी नहीं थी। यहाँ पर एग्नेस फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर एग्नेस के ऊपर शूट करके उसे जान से मार डालते हैं। इसके बाद रिचल देखती है कि उसके पास फाइज गायब है, जिसको देखकर उसे पता चलता है कि फाइज कोई जिंदा लड़की थी ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो थी वह फाइज की आत्मा थी, जो कि उसे वहाँ से निकलने में मदद कर रही थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी ख़त्म होती है।